यहाँ पर देखेंगे प्रीलिम्स के सदमे से बाहर आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग न्यू चैप्टर की। बच्चे लोग ये चैप्टर जो है इससे रिलेटेड एक चैप्टर आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मुझे ये चैप्टर वैसे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को भी इंशाल्लाह धीरे धीरे समझ में आएगा तो बहुत मजेदार लगेगा चैप्टर। ऐसे तो चैप्टर बड़ा छोटा है, अगर आप देखिए तो 4 ही 5 पेज में ये चैप्टर को क्या कर दिया है, सम अप कर दिया। मतलब टेक्निकली बोलूं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक लेक्चर में चैप्टर क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। बट इसके अंदर दिया है कंसेप्ट, और हम लोग उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, जैसे कुछ क्यूरियोसिटी के लिए क्वेश्चंस बताकर छोड़ देता हूँ, आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग के दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आसमान हम लोग को नीला ही क्यों दिखता है, ब्लू ही क्यों दिखता है, स्पेस हम लोग को ब्लैक क्यों दिखता है, सूरज जब उगता है तो उस टाइम पर वो हम लोग को रेड कलर का क्यों दिखता है, या उसके आसपास के जो सराउंडिंग का बादल होता है वो हम लोग को ब्लू येलोइश या ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है, ये सूरज जब डूबता है तो उस वक्त में वो हम लोग को क्यों रेड कलर का दिखता है, आसपास के सराउंडिंग का कलर येलो या फिर ऑरेंज दिखता है ना। नोटिस किए आपने, देखिए सूरज जब उगने वाला रहता है या जब एकदम डूबने वाला रहता है उस टाइम पर आप सूरज को देखो, आपकी आंख में जलन नहीं होती। बट अभी मैं आपको बोलूं सूरज को देखो या दिन में देखो नहीं बोलूं तो अपनी आंख जलने लगेगी। क्यों ऐसा, ये सब इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे। रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, इन सब का आंसर हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले। समझ आ रहा है? तो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने ध्यान से मेरे क्वेश्चंस को समझे, इन सब का आंसर हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। बट उससे लिए ना हम लोग को पहले ये दो वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन और लाइट का। लाइट की कहानी तो मैंने 9th में स्टार्ट किया था, अब अगर आपने नहीं सुने तो आपकी गलती है। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े थे कि लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट is an electromagnetic radiation. Light is an electromagnetic radiation which produce sensation of vision. Which produce sensation of vision. याद है ये डेफिनेशन? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन दोनों फील्ड के कॉम्बिनेशन से वो हम लोग को मिलती है। उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज है। इसको हम लोग फ्यूचर में आप लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, आपको इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा 11th स्टैंडर्ड में, तो वहां डिटेल में पढ़ोगे। रेडिएशन उसको बोलते हैं जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े। मीडियम किसको बोलते हैं? सरिया बोल सकते हैं, या वो चीज जहां पर मैटर हो, जहां पर क्या हो, मैटर हो, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। पानी उसमें मैटर है, वो एक मीडियम है। एयर, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, बहुत सारे, ये भी क्या है, मैटर है। ग्लास मैटर है, तो इन सबको हम लोग मीडियम बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? मीडियम। तो लाइट एक ऐसी चीज है ना जो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती। मीडियम है तो भी ट्रेवल करेगी, मीडियम नहीं है तो भी ट्रेवल करेगी। और ये स्पेस से लाइट यहां तक क्या आती है ना, स्पेस में कोई मीडियम है क्या? नहीं, इसीलिए तो हम लोग स्पेस को वैक्यूम बोलते हैं, खाली जगह। उसका नाम ही स्पेस, खाली जगह। वहां पर कोई मैटर, बट स्टिल लाइट वहां से यहां तक की क्या करती है, ट्रेवल करती है, बिकॉज लाइट इज अ रेडिएशन। लाइट क्या बच्चे लोग? रेडिएशन। उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। बट इसी के कंपेयर में साउंड की बात करूं तो आवाज को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। 9th में पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 इन साउंड, कि भैया बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करता। आप स्पेस में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते स्पेस में? क्योंकि सर वहां पर मीडियम नहीं है। आप जब बात करते हैं तो अपने एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हम लोग उसको एनर्जी देते हैं, ये एनर्जी लेता है दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, उस तरीके से वो ट्रांसफर होती है आपके कान तक के। बट स्पेस में तो एयर ही नहीं है ना, मैटर ही नहीं है जो उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो जब वो ट्रांसफर ही नहीं होगा तो आवाज दूसरे तक जाएगी क्या? नहीं। मतलब साउंड रेडिएशन नहीं है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत रहेगा तो भी चलिए, तो भी ट्रेवल करेगा। भैया अभी लाइट ट्रेवल कर रही है ना यहाँ पर,
ट्रेवल कर रही है सर, हाँ। तो मीडियम है तो भी ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं है तो भी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, रेडिएशन, जिसकी मदद से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। अब अगर याद है तो 9th में मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग चीजों को देखते कैसे हैं। तो अभी मैं फिलहाल 9th के कंटेक्स्ट पे नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा 9th में चैप्टर जो पढ़े थे बच्चे लोग, उसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां पर हम लोग पढ़े थे कि लाइट जो है वो अगर किसी सरफेस पर आकर टकराती है तो जितने एंगल पर आकर वो टकराती है उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से आप लोग ने पढ़े थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद आया आप लोग को? 8वीं में भी पढ़े थे ये चीज हम लोग ने कि भैया मान लो कि ये कोई सरफेस है जिससे लाइट आकर टकराने वाली है, तो लाइट अगर यहाँ पर आकर टकराती है तो हम लोग यहाँ पर बनाते थे नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर। तो लाइट जितने एंगल पर आकर टकराएगी उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाती थी, बाउंस बैक हो जाती थी। याद आया? टकराने वाली रे को बोलते थे इंसिडेंट रे, और बाउंस बैक जो हो रही है उसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे। याद आया सबको? इनके बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल और इसके बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सभी को याद है। हम लोग ने यहां पर एक चीज पढ़े थे कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ रे। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, रे के फॉर्म, बड़े अच्छे से एक सरफेस से एक जगह से निकलती है, टकराती है, बाउंस बैक होती है, फिर बाउंस बैक होती है, फिर बाउंस बैक होती है। हम लोग ने ये लोअर क्लास में सीखे थे कि लाइट क्या है, रे है। लाइट क्या है चलो, रे, लाइट इज अ। 8वीं और 9वीं में हम लोग ने लाइट को रे मान के ही सारा स्टडी किए थे। 9th साइड में अगर आपको याद होगा मिरर के बारे में पढ़े थे हम लोग ने कि मिरर में किस तरीके से इमेजेस बनती है, अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखने पर कहाँ इमेजेस बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी। ये सारे केसेस हम लोग ने पढ़े थे। मैंने आपको बताया भी था कि ये सारा रिपीट होगा 10th स्टैंडर्ड में। तो अपना जो 7वां चैप्टर है वो सेम है 9th वाले उस चैप्टर के जैसा, ठीक है। मतलब अगर 9th का वो चैप्टर याद है तो 10th का वो चैप्टर आपको याद हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने 9th और 8th में लोअर क्लास में पढ़े थे कि लाइट क्या है, रे है। बट जब आप अभी 10th में पढ़ोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा भैया लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है, वेव। अभी पहले पढ़े थे कि लाइट रे है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाइट क्या है, वेव है। आप जब 12वीं में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट क्या है, पार्टिकल, मतलब ऐसा कुछ। तो वो देखिए मशीन गन अगर मैं इनको और फायर करूं तो बुलेट एक के बाद एक निकलेगी ना। तो लोग ने बोले कि भैया लाइट भी ऐसी है, पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलती है। यहां से जो लाइट आ रही है एक एक पार्टिकल से, एक एक पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटॉन्स। उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी के कुछ पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटॉन्स बोलते हैं। आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था चैप्टर नंबर 5 में। सेमीकंडक्टर के ऊपर वो आकर हीट करता था, लाइट जब टकराती थी सनलाइट तो उसमें से करंट फ्लो होता था ना, उस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां पर हम लोग लाइट को कैसा मानते हैं, पार्टिकल्स मानते हैं। कैसा मानते हैं? अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मैं लाइट को क्या मानूं, रे मानूं, वेव मानूं कि पार्टिकल मानूं? सही है ना? देखो लाइट ना तुम लोग के जैसी है, तुम लोग भी अलग अलग बिहेवियर शो करते हो, लाइट भी अलग अलग बिहेवियर शो करती है। जैसे अम्मी अब्बा के सामने जी अब्बा, हाँ अब्बा, ओके अब्बा, दोस्त के सामने चल बे, बदलते हो ना तुम लोग। ऐसी लाइट भी बदलती है वक्त और हालात के हिसाब से। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि लाइट के पास अलग अलग बिहेवियर है। मगर सर क्वेश्चन तो ये है कि फिर मैं क्या मानूं, अच्छा या बुरा? मतलब वे मानूं कि पार्टिकल मानूं कि रे मानूं? तो भैया इसका जो आंसर है बच्चे लोग बड़ा आसान है, इस बात को समझो। देखो लाइट एक्चुअली में ये तीनों चीज है। आप लाइट के कौन से फिनोमिना को पढ़ना चाहते हैं उसमें आप इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। जैसे एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं कि इमेजेस कैसे बनती है, तो उस टाइम पर आप लाइट को क्या मानो, रे मानो। आप अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बट अभी मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन रेज किया कि भैया मून ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा है, स्टार ही ट्विंकल क्यों करता है, आसमान नीला क्यों दिखता है, ये सारी चीजों का आंसर देना है तो आप लाइट को क्या मानते हो, वेव। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है तो लाइट को आप क्या मानते हो। आपने इंडिया का मैप पढ़े है ना,
इंडिया के मैप में हम लोग कभी पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस कि भैया कौन सा स्टेट किधर पर है, फिर उसी मैप में हम लोग पढ़ते हैं कि भैया एग्रीकल्चर कहाँ ज्यादा हो रहा है कहाँ कम हो रहा है, उसी मैप में हम लोग रेलवे में पढ़ते हैं, उसी मैप में हम लोग रोडवे भी पढ़ते हैं, है ना। रहता है इंडिया, क्राइटेरिया क्या होता है, बदलता है। रहती लाइट ही है, क्राइटेरिया क्या होते रहता है। आपको क्या पढ़ना है, उसमें से किसी एक फीचर को उठा के हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अरे समझा कि नहीं। तो फिलहाल 10th में हम लोग लाइट को क्या मानने वाले, वेव मानने वाले। क्या मानने वाले बच्चे लोग, वेव मानने वाले। लाइट दो मुंह की है, अच्छा 3 मुंह की, सॉरी 2 मुंह की, 3 मुंह। जैसे तुम लोग के पास तो 50 मुंह है, अलग अच्छे बुरे गंदे सब बन जाते हैं लोग से। तो लाइट इज अ वेव। फिलहाल 10th में हम लोग क्या मानेंगे, लाइट को वेव मानेंगे। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत, ठीक है। ये पूरी बात अभी ये चैप्टर पे नहीं हुआ, चैप्टर के बाहर चल रहा है। अब आते हैं दूसरे वाले वर्ड पे, लाइट का डेफिनेशन। गर्ल्स या तो लाइट तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये वर्ड रिफ्रैक्शन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी। देखो क्या होता है कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है, तो जिन सरफेस से वो टकराती है वो सरफेस 3 तरीके के होते हैं। या तो वो ओपैक होते हैं, जैसे ये बोर्ड टकराकर बाउंस बैक हो गए, और जब ऐसा होता है तो उसके पीछे का हम लोग को कुछ दिखता, जैसे इस बोर्ड के पीछे की दीवार आपको दिख रही है क्या, नहीं सर। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे कि वो ग्लास, लाइट उसके अंदर चली गई, बाउंस बैक चली गई अंदर, समझ में आ रहा, आर पार चली गई, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक क्या होता है, जैसे वो ग्लास पीछे कुछ तो है, क्या है पता नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलूसेंट। तो लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकराती है, या मैं यूं बोलूं कि जब उसके अंदर चली जाती है, तो हम लोग उस टाइम पर जो फिनोमिना पढ़ते हैं वो रिफ्रैक्शन होता है। जैसे भैया मेरे पास एक बॉल है, रबर बॉल है, मैं उसको इस दीवार पे फेंकूं तो बाउंस बैक वो आएगा, बट उसी की जगह पर मैं उसको पानी में फेंकूं तो टकरा कर वापस आएगा क्या। तो जब बाउंस बैक होकर आ रहा था तो उसको बोलते थे रिफ्लेक्शन, क्या बोलते थे उसको, बट अगर उसी के अंदर चले जाए तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। फर्क समझ में आ गया दोनों में, ठीक है। देखो जब भी मैं रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम मैंने अभी समझाया था, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। भैया जैसे लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, या ग्लास से एयर में आ रही है, या एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से एयर में आ रही है, वो अपने एंगल को क्या करेगी, चेंज करेगी। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, whenever light enter from one medium to another medium it will change its direction and this property is known as what, रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत, समझ में आ गया रिफ्रैक्शन। अब इसमें सवाल उठता है कि सर क्यों लाइट अपने एंगल को क्यों चेंज करती है। इसका एग्जांपल मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा। 2 मिनटों को मैं सामान लेकर आ जाऊं। पहले सभी लोग ने देखे भी होंगे, पेंसिल बता बेटा, पेंसिल पेंसिल ये देख, मैं जब ये पेंसिल को इस पानी में डिप करता हूं, ठीक है, तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, ये पेंसिल आपको टेढ़ी दिखेगी, दिख रही है, ऐसा फिर ऐसी होगी। नोटिस कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर से भी देखो, यहाँ से साइड से दिखती है, पूरा इंक्लाइन दिखती है। अगर ऐसा देखो, मैं जहां से देख रहा हूं, दिख रही टेढ़ी एकदम, ऐसा दिख रही है एकदम टेढ़ी, हालांकि पेंसिल टेढ़ी है नहीं, पेंसिल तो सीधी है। तो ये टेढ़ी क्यों हुई, मीडियम बदल, हाँ वेरी गुड। देखो हम लोग चीजों को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि उससे लाइट टकरा कर अपने आंख में आ रही, सही बात है, लाइट उससे टकरा कर अपने आंख में आ रही, इसीलिए हम लोग चीजों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। बट जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि लाइट अपने एंगल को क्या करती है, अच्छा वो एंगल को चेंज कर आ रही है, तो मेरे को तो भैया लाइट दिखेगी, मेरे को पेंसिल थोड़ी दिख, मेरे को तो वो पेंसिल से जो टकरा कर लाइट आई वो दिखेगी ना, तो वो तो एंगल चेंज कर आई है, इसीलिए मुझे पेंसिल कैसे दिख रही है,
हालांकि पेंसिल टेढ़ी, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वो आपको दिख कैसी रही है, टेढ़ी। ये बात तो हम लोग इमेजिन कर रही है कि हाँ भैया सर आप सही बोल रहे हैं कि लाइट जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो अपने एंगल्स को क्या करती है, चेंज करती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में भी दिया है, हम लोग उसको भी करेंगे। आपकी बुक में ना एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है बच्चे लोग, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। आपको ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में कराएंगे। तो लोग क्या करते हैं, ये स्लैब लेते हैं, एक व्हाइट पेपर पे इसको प्लेस कर देते हैं और इसका आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद एक इंक्लाइन लाइन ऐसी बनाते हैं, ठीक है, और फिर वहां पर एक परपेंडिकुलर क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लो कि भैया ये मैंने स्लैब रखा, मैंने इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। स्केल है किसी का? तो हमने क्या किए, यहां पर एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दी और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या होता है हम लोग, ठीक है। हम लोग को पता है कि ये जो एंगल होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। इसमें करते क्या है, इसमें ना ऐसी दो टाचनी हम लोग प्लेस कर देते हैं, यूज करते हैं ना आप लोग, और ग्लास वापस से इस पे रख देंगे। ग्लास वापस से, अभी ये पेज पे इमेजिन करो, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं बट वो पेज पे इमेजिन करो। और फिर हम लोग उस ग्लास में से ना देखते हैं उस दो टाचनी को, और उसी लाइन को ऐसा कंसीडर करते हुए यहाँ पर दो मार्किंग करते हैं, उसी स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करते हैं। फिर आप देखो वो थोड़ी सी ना बेंड हो जाएगी। हम लोग ये क्लास में भी एक्सपेरिमेंट करें। जैसे अभी मान लो मेरे पास, मैं बोर्ड पर तो भैया कुछ पॉइंट नहीं लगा सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पेंसिल का यूज कर लेंगे। टाचनी की जगह पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, गरीब लोग हैं तो, ठीक है। तो मुझे दो लोग चाहिए, क्योंकि मैं आंसर लिखूंगा तो तुम लोग बोलेंगे सर आपको तो पता था कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो मैं भी ये दो गरीब लोग को बुला रहा हूँ, जरा एक जने बताओ, ये मुंह मत करना, संभाल के, तू भी आ जा बेटा। देखो आपको क्या करना था, ये पेंसिल आपको होल्ड करना है यहाँ पर ऐसा, बट ये थोड़ा ऊपर से पकड़ना है ऐसे, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ये स्लैब होल्ड करना है, ठीक है। स्लैब ऐसा आप होल्ड कर लो, ये पेंसिल यहाँ रखेगा, आप यहाँ से खाली देखो, और जहां पर भी आपको वो स्ट्रेट लाइन में दिख रहा होगा बस यहाँ नीचे मार्क कर देना, ठीक है। समझ में आ गया? पेंसिल रखो बेटा, ये लो मार्क, हाथ उधर पे ना, वो लाइट में तो बाकी लोगों को भी देखने दो। अरे वो देख रहे हैं ना भाई, उसको पेंसिल देखने का खाली, जहां पर भी आपको स्ट्रेट लाइन में मार्क करना, मार्क कर दे, थोड़ा सा डैश बना भाई अच्छे से। अरे चल ठीक है, इसने बनाया है ऐसा, है ना। देख इसको लाइट ऐसी दिखती है, सही है, अरे हाँ है ना, मतलब ये यहां पर ज्वाइंट होगी, सही है ना भाई। देखो ये ऐसा ही बेंड हुई, फिर ऐसा, अरे हाँ है ना। अगर मैं स्ट्रेट बनाता बच्चे लोग, स्ट्रेट, तो ये लाइट ऐसी जाती, चेक करो, हाँ है ना। चेंज करिए अपने डायरेक्शन, यहाँ देखो बच्चे, तो ये जो लाइट है ये हम लोग को साफ दिख रही है। देखो मैंने एक्सपेरिमेंट इसलिए मैंने नहीं परफॉर्म किया कि आप लोग बोलेंगे सर आपको मालूम था ऐसा ही बनने वाला है, तो लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, बट ग्लास की वजह से वो लाइट ने देखो अपने एंगल को क्या कर ली, चेंज। सही बात है। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन। अब जरा नोटिस करो, ये जो एंगल है ना लाइट का, ये तो मैंने बनाया था डैश करके बताने के लिए कि ऐसा जाना चाहिए था। ये जो एंगल बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये जो लाइट बाहर निकल रही है देखो दूर जा रही है, जाना अगर इसको जाना चाहिए था ऐसा, इसके हिसाब से, ये वाली लाइट के हिसाब से, बट ये गई दूर, तो भैया इसको, ये जो बाहर निकल रही है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको? टकराने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे अंदर चली गई उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो रे बाहर आ गई उसको बोलते हैं इमर्जिंग रे या इमर्जेंट रे। अरे हाँ है ना।
इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। कोई दिक्कत? हाँ या ना? पक्का? झूठ नहीं बोल रहे? हाँ मां कसम। अरे मेरी बात मारेंगे क्या मेरे को? लोग अरे समझा कि कभी कभी ना क्वेश्चन में बच्चे लोग पूछता है कि प्रूफ करो कि लाइट जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल पर क्या होती है, बाहर भी आती है। मतलब वो बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के, ऐसा प्रूफ करने बोलता है। तो आप देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है चलो परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा होगा। अरे हाँ या ना? मतलब मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली ये देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। किसका काम करेगी? मैथ्स पढ़ते हो ना भाई। ये बना रहा ऑल्टरनेट एंगल Z, अरे चेक करो, तो ये अगर R है तो ये भी क्या होगा R। कोई दिक्कत? अच्छा ये परपेंडिकुलर है तो ये R और ये E भी क्या होंगे, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं बोल सकता हूं एंगल E बराबर एंगल R, अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अरे हाँ है ना भाई, दोनों का देखो RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा। प्रूफ हो गया कि लाइट जितने एंगल पर टकराती है उतने एंगल पर वो क्या हो जाती है, बाहर में है। कोई दिक्कत? इंसिडेंस एंगल किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेड एंगल। सवाल अभी भी यही है कि सर लाइट ने अपने एंगल को क्यों चेंज करी। ये बात तो हम लोग ने देख ली, 2 एक्सपेरिमेंट से देख ली कि लाइट अपने एंगल्स को क्या करती है, चेंज करती है। सवाल ये है कि व्हाई। तो इसका आंसर समझो, कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो कि भैया ये पानी है और यहाँ पर कोई सुंदर कन्या जो है वो पानी में डूब गई, ठीक है। कन्या बोलूंगा तो ये लॉन्डेला पार्टी लोग सुनेंगे, तो सुंदर कन्या की और डूब गई। ये इसके जैसे कुछ निर्लज्ज मानुष, ठीक है, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, ये लोग ने देखे कि भैया सुंदर कन्या डूब रही है, तो ये लोग ने बोले कि हम लोग क्या करते हैं, लड़की को बचाते हैं और लोगों की नजरों में हीरो बन जाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, ध्यान से सुनो। ये भाग के आया और फिर तैरते 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 आया, ये भी भाग के आया और तैरते तैरते, ये जो था ना ये यहाँ पर भाग कर आया और फिर ऐसा है। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से पहले कौन पहुंचे, क्यों सी पहुंचे, तो पहले ही अपना डायरेक्शन चेंज करें। वो अरे वो क्या है सर, वो हेलीकॉप्टर लेके आए। सुनो यार, सिंपल सा लॉजिक है, उसमें दिमाग लगाना। उसको ये बात पता थी, वो आदिल सर का स्टूडेंट था, उसको ये बात पता थी कि उसकी स्पीड ज्यादा किधर पे, जमीन पे, एज कंपेयर टू वाटर। देखो अगर आप इन दोनों को देखो तो इनको ज्यादा तैरना पड़ेगा और इसको, क्योंकि उसको ये बात पता है कि मेरी स्पीड ज्यादा किधर पे, जमीन पर, तो उसने ज्यादा टाइम किस पे स्पेंड किया और कम टाइम, इसीलिए वो जल्दी पहुंचेगा, इसीलिए वो। सेम चीज लाइट को भी पता है, लाइट को पता है कि उसकी स्पीड एयर में ज्यादा है और ग्लास में, इसीलिए जब लाइट एयर से ग्लास में आती है तो ये वाला रूट कंटिन्यू करने के बजाय उसने अपने एंगल को क्या कर ली, चेंज। अरे भैया लाइट तो चाहती है ना कि वो जल्दी से जल्दी अपने एंड पॉइंट पर पहुंचे, डेस्टिनेशन पर पहुंचे। एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मास प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ये रूल हम लोग को क्या बोलता है, लाइट इज इन हरी, लाइट इज इन, लाइट जल्दी में, लाइट इसमें वो चाहती कि वो अपने डेस्टिनेशन पर हमेशा जल्दी से जल्दी पहुंच सके, जितना जल्दी हो सकती है उतना जल्दी पहुंचे। एंड फॉर दिस लाइट ऑलवेज टेक द क्विकेस्ट पाथ। इसके लिए लाइट हमेशा कौन सा पाथ लेती है, क्विकेस्ट पाथ ले। अब चाहे उसको जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो आप यहाँ पर कलवा नाके पे खड़े हो टर्निंग पर और आपको शील फाटा जाने गए, ठीक है, और ये वाला रूट है अपना सेंटर वाला रूट है और एक दूसरा बाईपास वाला रूट है आपके पास। मैं बोलता हूँ कि भैया शाम के 5-6 बजे, ठीक है, स्कूल सारी छुट्टी हुई और आपके पास 2 रास्ते, या तो आप ये सेंटर वाला रूट पकड़ लो स्ट्रेट,
या फिर आप ये जो टर्निंग बाईपास वाला रूट है वो पकड़ लो। कौन सा रूट लेंगे? अरे मगर बाईपास तो लेंदी है ना सर, मगर वो खाली है, ट्रैफिक नहीं है। मैं सिटी से जाऊंगा तो मेरे को ट्रैफिक मिलेगा, मैं फंस जाऊंगा। लाइट यही करती, लाइट हमेशा क्या लेती है? क्विकेस्ट पाथ। देखो उसको पता है एयर में पार्टिकल दूर दूर थे, इस बात को समझो, एयर में पार्टिकल, तो लाइट आई, एक पार्टिकल से टकराई, फिर बाहर आई, दूसरे पार्टिकल से टकराई, फिर बाहर आई, पार्टिकल दूर दूर है। बट जैसे ही वो ग्लास में आएगी, पार्टिकल कैसे हैं? करीब एक के बाद एक है ना भाई। तो अगर रास्ता ये वाला लेती तो आपको नहीं लगता ज्यादा टाइम लगता उसको यहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि पार्टिकल बहुत है। बट जब ये रास्ता लेगी तो पार्टिकल कम हो गया ना, तो उसको कम टाइम लगेगा। अरे हाँ है ना। तो वही काम लाइट ने भी करी, जो काम ये सी वाले बंदे ने किया था वही काम किसने करा? लाइट। लाइट को पता है कि मेरी स्पीड एयर में ज्यादा और ग्लास में, इसीलिए लाइट जैसी ग्लास में आती अपने एंगल को क्या कर लेती है कि भैया एंगल कम करूंगी तो मेरे को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? कामा कसम। मैं मर गया ना तो साइंस नहीं बोल रहा। अरे ठीक है कि नहीं भैया? पक्का समझ में आया बच्चों? अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पर लाइट अपने एंगल को चेंज तो कर रही है, ये रीजन भी समझ में आएगा कि सर एयर में उसकी स्पीड ज्यादा है और ग्लास में उसकी स्पीड। अब इस बात को समझो, फिजिक्स में जब एयर वेलोसिटी ज्यादा है लाइट की, तो ऐसे मीडियम को हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। और जहां पर उसकी स्पीड कम है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैसे एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम। ग्लास क्या बच्चे लोग? ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। मतलब वो मीडियम जहां पर स्पीड लाइट की ज्यादा होगी उसको रेयरर मीडियम बोलेंगे, और वो मीडियम जहां पर स्पीड कम होगी उसको डेंसर मीडियम। अब इसमें ना मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन खाली देना चाहता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं, बट उसको समझो। देखो लाइट की स्पीड बच्चे लोग एक्चुअली में सेम, एक्चुअली में सेम। फर्क कहां पर है कि भैया जब लाइट डेंसर में आती है ना तो स्टॉप ज्यादा हो जाते हैं। रेयर में थी तो स्टॉप्स कम थे, अरे पार्टिकल दूर दूर थे तो स्टॉप्स क्या थे, और डेंसर में स्टॉप्स क्या है? वो चल तो अभी भी नहीं वही स्पीड से चल, बट क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा स्टॉप है इसके लिए उसको टाइम क्या लगता है? जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल, स्लो ट्रेन और फास्ट ट्रेन। स्लो ट्रेन और फास्ट ट्रेन स्पीड पर बोलते हैं क्या हम लोग? स्लो ट्रेन का मतलब जो हर स्टॉप पे रुके, फास्ट ट्रेन जो सेलेक्टेड स्टॉप पर रुके। अरे भैया फास्ट ट्रेन इसीलिए क्योंकि वो कम जगह रुकती है, इसीलिए वो जल्दी पहुंचती है, और स्लो इसलिए क्योंकि वो हर जगह रुकती है। अब समझ में आया? स्पीड दोनों की सेम। स्पीड क्यों कम ज्यादा हो रही है समझ में आ रहा है? क्योंकि सर उसमें स्टॉप ज्यादा है तो उसको ज्यादा रुकना पड़ता है, टाइम की वजह से उसकी स्पीड बदलती है। अरे हाँ है ना भैया? पक्का? तो लाइट एक्चुअली में देखा जाए तो हर मीडियम में उसकी स्पीड वो सेम ही रखना चाहती है, बट मीडियम में पार्टिकल ज्यादा है इसीलिए उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जहां स्पीड कम वो डेंसर, जहां स्पीड ज्यादा वो रेयर। समझा कि नहीं बच्चे? कोई दिक्कत? अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो कि ये रोड है, ये पूरा रोड है और ये नीचे मडी रोड है, कीचड़ वगैरह यहाँ पे, ठीक है? और आप यहां पर गाड़ी चला रहे हो, लेट्स से आप इंक्लाइन गाड़ी लेकर आ रहे हो। इमेजिन करो मैं सिर्फ इंक्लाइन गाड़ी चला रहा हूं ऐसा, ठीक है? मैं क्या बोल रहा था बच्चे लोग कि ये गाड़ी जो है रोड से मडी रोड में आ रही है, तो ध्यान से देखो, जब ये गाड़ी यहां पर आएगी तो उसका ये वाला टायर जो है ये पहले कीचड़ में आ जाएगा, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मगर ये वाला टायर तो अभी भी तेज से घूम रहा है। अरे हाँ है ना? आप समझ रहे हो ना? एक टायर की स्पीड कम हो गई और एक टायर की स्पीड, गाड़ी टर्न होगी कि नहीं? तो भैया जैसे ही मीडियम बदला, जैसे ही मीडियम, लाइट ने अपने, लाइट मतलब यहाँ पे लाइट की जगह कार है, कार ने अपने डायरेक्शन को क्या करी? जाना तो ऐसे चाहिए था, बट जैसी मीडियम बदलेगा वो कहाँ चले आएगी? अरे हाँ है ना? एंगल को क्या कर ली? ठीक। सिमिलरली मान लो कि वो मडी रोड से कहां पर जा रही है, मान लो कि वो मडी रोड से वापस से कहां पर जा रही है? रोड। तो फिर से जब ये बाहर आएगी तो सर ये वाला टायर पहले बाहर आ जाएगा, तो ये वाले टायर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और ये वाले टायर की स्पीड कम रहेगी। फिर से क्या होगा? अब दूर जाएगी ना, आप देखो अब ऐसा जाएगी, जाना ऐसा चाहिए था, गई कैसा? ऐसा।
अच्छा अगर यही गाड़ी सीधा आए, यही गाड़ी स्ट्रेट आए, समझ में एंगल पर नहीं, स्ट्रेट ऐसा, तो कोई डायरेक्शन चेंज होगा? सर दोनों टायर साथ में कीचड़ में आएंगे, दोनों की स्पीड साथ में कम होगी, इस बार गाड़ी का डायरेक्शन बदलने वाला। यही चीज लाइट भी करती है, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर स्पीड ज्यादा थी, यहां पर स्पीड, ये रेयर था, ये तो ये देखो ये नॉर्मल की तरफ बैंड, ये किसकी तरफ बैंड हुई, चेक कर लो। लाइट जब रेयर से डेंसर में आई थी तो जाना ऐसे चाहिए था ना उसको, बट उसने अपने एंगल को चेंज करके किसकी तरफ लेकर आई, अपने आप को नॉर्मल की तरफ लेकर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। व्हेनेवर लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एमसीक्यूज में पूछता है, याद रखिए। क्लियर है? अरे क्यों बेंड हो रही है समझा ना, एक्सप्लेनेशन दिया मैंने यहाँ पर। वैसे भी हम लोग को पता है सर एंगल चेंज कर दिए ताकि कम टाइम कम डिस्टेंस उसको उसमें ट्रेवल करना पड़े, क्योंकि लाइट तो हरी में, लाइट ऑलवेज टेक व्हाट, क्विकेस्ट पाथ। तो भैया लाइट ने अपने एंगल को क्या कर ली, चेंज कर ली। बट इसी का उल्टा, लाइट जब डेंसर से रेयर में आती है तो देखो ये वाला पाथ था उसका, बट उसने नॉर्मल से अपने आप को दूर शिफ्ट कर लिया। अरे ये रास्ता था ना, अगर ये वाली लाइट को कंसीडर करता तो ये रास्ता था, बट उसने देखो अपने आप को क्या कर ली, मतलब लाइट जब डेंसर से रेयर में, डेंसर से तो अपने अपने पाथ को क्या करती है, नॉर्मल से दूर लेकर। रास्ता ये वाला था ना, बट देखो उसने कौन सा ले ली, ये। तो जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर बैठे, समझा कि नहीं? जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आएगी नॉर्मल की तरफ बैठे, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर बैठे, समझा कि नहीं बच्चा? हाँ या ना? और तीसरा केस, लाइट अगर परपेंडिकुलर है, कैसा है, जैसे मान लो कि भैया ये ग्लास है, लाइट इस पर ऐसा आकर टकरा, तो इस केस में लाइट ऐसे ही जाएगी, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि सर इस केस में यही इसके लिए क्विकेस्ट पाथ है। अब अगर रास्ता चेंज करेगी वो लेंदी हो गया ना, इसलिए जब वो परपेंडिकुलर आएगी तो वो अपने एंगल को चेंज, इस केस में वो स्ट्रेट लाइन ही उसके लिए क्विकेस्ट पाथ। अरे समझा कि नहीं? जैसे अगर मैं इस केस में पेंसिल को स्ट्रेट रखता हूं, देखो अब आप लोग को दिख रही टेढ़ी नहीं ना? क्यों नहीं दिख रही भैया? क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के केस में लाइट अपने एंगल को चेंज, समझ में आया कि नहीं? तीनों केस क्लियर है बच्चा लोग? सिर्फ एक रूल याद रखना है, क्या? लाइट इज इन हरी, समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन क्लियर है बच्चा लोग? पक्का? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? Sir, whenever light enter from one medium to another medium, it will change its direction, and this phenomena is known as what? Refraction. Clear है? लिख लो उसको। देखो हम लोग ने रिफ्रैक्शन पढ़े, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो। वापस से एक डायग्राम जो अभी पीछे उन्होंने ड्रॉ किए थे, चलो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये अपना एंगल ऑफ इमेज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ इमेज। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जिंग रे। इमर्ज होना मतलब बाहर, ठीक है? अब ये लॉ क्या बोलता है? जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ऐसी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, जैसे यहाँ एयर और ग्लास है, तो किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा नॉर्मल के, इंसिडेंट अगर लेफ्ट में तो रिफ्रैक्टेड राइट में होगा, अगर इंसिडेंट राइट में तो रिफ्रैक्टेड पहला। दूसरा क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये 3D में ऐसा बाहर रहेगा, नहीं, ये लोग हमेशा किस में रहेंगे? एक ही प्लेन, एक्स और वाई प्लेन। अरे समझा कि नहीं भाई? तीसरा रूल क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर मैं साइन आई बाय साइन आर का रेशियो ले लूं, साइन आई बाय, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन आई बाय साइन आर मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन आई बाय साइन आर का ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चे लोग? और इस कांस्टेंट को हम लोग n से लिखते हैं,
नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? पहले न्यू से डिनोट करते थे, अब आप लोग की बुक में एन लिखा है इसीलिए एन ले रहा हूं। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चे लोग? और जाहिर सी बात है आप लोग ने साइन आई और साइन आर अलग अलग एंगल्स पर वैल्यूज याद किया ना, साइन थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो आप जब इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो एक नंबर मिलेगा। नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये है क्या बेसिकली? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे लोग हम लोग को बताता है कि लाइट कितना बेंड होने वाली है, लाइट कितना बेंड होने वाली है। या फिर मैं यूं बोलूं, ये हम लोग को बताता है कि लाइट की जो स्पीड है वो कितना गुना चेंज होने वाली है। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। रेयर से डेंसर में आ रही तो स्पीड कम होगी, डेंसर से रेयर में जा रही तो स्पीड। तो ये कौन बताएगा आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन बताएगा? बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का एक तरीका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का एक तरीका, देखो यहां पर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ऐसा भी हो सकता है मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है। अरे हाँ है ना? तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं? देखो ध्यान से देखो सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझा कैसे लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, इसका आंसर आप लिख सकते हो वेलोसिटी के टर्म्स में, v1 अपॉन where v1 is what? Velocity of light in medium 1 and v2 is what? Velocity of light in medium, जो यहाँ पहले जो मतलब ये यहाँ पर रहेगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में रहेगा वो नीचे। ऐसे ही अगर मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे। अब ये 2 इधर है ना, तो ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा? अरे समझा कि नहीं? अब इसमें जरा एक बात को समझो बच्चे लोग, कि जो मीडियम वाला केस है ना, मैंने तो एग्जांपल दिया एयर और वाटर, ग्लास का। हो सकता है एयर और वाटर हो सकता है एयर और ऑयल हो सकता है एयर और केरोसिन हो सकता है एयर और पेट्रोल हो सकता है एयर और डायमंड हो, है कि नहीं? अरे हाँ, एयर के एग्जांपल दे रहा हूं, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल ग्लास, पेट्रोल डायमंड, कुछ भी बन सकता है। अब आप सोचो ऐसे तो सर कितने मीडियम होंगे, तो क्या मैं सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए एक के रेफरेंस में याद करके बैठूंगा? नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक नया कंसेप्ट लेंगे। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते कि अपने पास 4 ही मीडियम। कितने मीडियम है? फिलहाल तो ऐसे तो बहुत है, बट मैं कितने मान रहा हूँ? 4। 1 2 3 4। तो हो सकता है आप 1 से 2 में जा रहे हो, आया ना बच्चे? हो सकता है आप 1 से 3 में जा रहे हो सकता है आप 1 से 4 में, या उल्टा भी हो सकता है आप 2 से 1 में जा रहे हो, आप 3 से 1 में जा रहे हो और आप 4 से 1 में जा रहे हो, आया ना? अच्छा ऐसा भी हो सकता है आप 4 से 3 में आ रहे हो, आप 4 से 2 में आ रहे हो, या आप 2 से 4 में जा रहे हो, या 3 से आप 4 में जा रहे हो। अरे हाँ है ना? ऐसा भी हो सकता है आप 2 से 3 में आ रहे हो या 3 से 2 में जा रहे हो। पॉसिबिलिटीज और कुछ पॉसिबिलिटी बच रही है क्या? चलो फिलहाल के लिए 2 4 6 8 और 10, 4 मीडियम में कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने पड़ेंगे? टाइम है ना, कंज्यूमिंग है, इतने सारे कौन याद करेगा? इसीलिए हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट लेकर आए जिसको लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होते हैं चलो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या है, मैं इसका आंसर देता हूं। मैं यहां पर फिलहाल एक खाली लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, अरे जो यहां वो ऊपर जो यहां वो नीचे ना, ऐसे लिखते हैं। अब जरा देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। यहां पर पहला मीडियम हम लोग मान लेते हैं वैक्यूम को, मतलब लाइट हमेशा कहां से आएगी? वैक्यूम से, और दूसरे किसी मीडियम में जा रही हो, मतलब लाइट हमेशा वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जब भी आएगी उसको लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? अब आप बोलेंगे सर वैक्यूम ही क्यों? क्योंकि वैक्यूम के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं। कितना माने? इसके बाद सबका इससे ज्यादा होता है, किसी में 1.33 1.0033। अगर आप
ग्लास में, एयर में देखो 1.0003 दिया है, ग्लास में 1.33, वाटर में, ऐसा सब में अलग अलग रिफ्रैक्टिव। सबसे कम किसमें? अरे बोलो। वैक्यूम। सबसे कम किसमें? कितना है? 1। तो उन्होंने जब भी लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में आएगी तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे उसको? जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया है। इसका मतलब है कि लाइट कहां से कहां आ रही है? वैक्यूम से कहां पर आ रही है? ग्लास। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहां लिख भी देता हूं। सी की वैल्यू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड बोलो या 3 लाख मीटर पर सेकेंड बोलो, आपकी मर्जी। या मीटर पर सेकेंड ऐसा भी बोल दो। तो सी मतलब लाइट की स्पीड किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम बताया ना जहां पे मैटर स्पेस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? C/Vg। ऐसे अगर मैं बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो आप क्या बोलेंगे? C/Vw। ठीक है। मैंने 4 मीडियम लिया था तो ऐसे में कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लूंगा? 4। ग्लास के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए और डायमंड। सही बात है। अब लेट्स सी, जैसे मुझे पता करना है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के साथ में कितना होगा, तो इसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली लिखना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट आपके पास है ना? अरे है कि नहीं? C/Vg और C/Vw। मैं सिर्फ बता रहा हूं पुट करके कि आंसर देखो वही आएगा, C/Vw। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, C/Vg into Vw/C। अरे ये ऊपर चले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। मैथ्स में पढ़े हो कि नहीं भाई? नीचे वाले को ऊपर लेकर आते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो C से C कैंसिल, क्या हो जाएगा? Vw आया? अरे हाँ या ना? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग, ऐसे मुझे कितने याद करने पड़े थे? 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं सिर्फ कितने याद रखूंगा? 4। आप मुझे जिसका भी बोलेंगे मैं उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करूंगा और आपको आंसर बता दूंगा। जैसे आपने बोले कि सर ग्लास का डायमंड के साथ में बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, तो मैं बोलूंगा भैया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। दैट्स इट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम ना। अब आप मेरे को सबको याद करने की जरूरत, मैंने सिर्फ सबके लिए क्या याद रखा हूं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। और उससे मैं किसी का भी आंसर आपको दे सकता हूं। मैंने तो 4 लिया था, ऐसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हैं? 10-20 होंगे। अरे 10 से भी ज्यादा है। तो आप सोचो ना कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। एक के लिए 9 रिलेशन बने, 9 9 से 81 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे एब्सोल्यूट में सिर्फ कितने याद करने पड़ेंगे? 9। कहां 81 और कहां? अरे गेम समझा कि नहीं? इसीलिए हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट लेकर आए? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि लाइट कितना बेंड होने वाली है, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो कितना वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा हूं। लेट्स से बोलते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। कितना है? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V1 कितना हो गया? 2 ना। तो अगर मैं V1 को उधर भेज दूं तो 2 टाइम V1 किसके बराबर होगा? मतलब सर सेकेंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो फर्स्ट वाले के कंपेयर में कितना होगा? 2। पता चला? हाँ या ना भैया? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट वो हम लोग को ये बताएगा कि लाइट कितना बेंड होने वाली है या उसकी वेलोसिटी कितना गुना चेंज होगी। हाँ या ना? कोई दिक्कत? कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर? पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला भी बस। और यहां पर हो गया चैप्टर की कंसेप्ट का दी एंड। अब हम लोग बात करेंगे वो जो क्वेश्चन मैंने रेज किया था स्टार्टिंग, उसको लिख लो तो फिर कुछ चीजें डिस्कस करो। देखो यार, मेन क्रक्स जो था वो था रिफ्रैक्शन को समझना और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना। वो पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग ना इस चैप्टर में बहुत सारे शॉर्ट टॉपिक एक्सप्लेन किए, तो वन बाय वन इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स क्लास में भी देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। सबसे पहला जो टॉपिक अपने बुक में अपने को एक्सप्लेन किया बच्चों लोग, वो है मिराज। क्या है? मिराज। ये खाने वाला मिराज नहीं है जो ये बोल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, मिराज जो है बच्चों लोग, ये एक्चुअली में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है? ये एक्चुअली में क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन है। सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। होता क्या है, आप लोग ने अक्सर भी नोटिस किए कि गर्मी के सीजन्स में
टेरिस हो गए या पतरे हो गए, उसके ऊपर से अपने को ऐसी वेव्स निकलती हुई दिखती और उसके पीछे की चीज हम लोग को ऐसा फ्लक्चुएट होती हुई दिखती है ना, मस्त ऐसा मस्त हिलती है। नोटिस किया क्या एक्चुअली में वो बिल्डिंग हिल रही है? नहीं, बिल्डिंग हिल रही नहीं, बट हम लोग को दिखती है। अच्छा, आप लोगों ने कभी गर्मा गर्म समोसा तलते हुए उसमें भी सर हम लोग तो समोसे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम लोग कहाँ वेट देखते जाएंगे, हम लोग तो खड़े रहते हैं और एकदम ऐसे कब निकलेगा समोसा। बहरहाल जब समोसा जब गर्मा गर्म तलते रहते हैं आप देखो उसमें से भी वेव्स निकलती और उसके पीछे की चीज फ्लक्चुएट होती भी दिखती। नोटिस किए यही फिनोमिना बहुत बार ऐसा फिनोमिना होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो लाइट वो हीट है ना, और हीटिंग की वजह से अलग अलग टेम्परेचर की लेयर बनती है, मतलब अलग अलग एयर की लेयर बनती है। मतलब बोलने का ये है कि मीडियम क्या होता है, बदल जाता है। और जब मीडियम बदलता है, आपने अभी पढ़े लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है अपने एंगल को क्या करती है, चेंज। मैरिज का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग अपने डेली अपने लाइफ में देखे होंगे। एक शो आता था बच्चे लोग का, छोटा भीम। उसमें एक एपिसोड में उसने मैरिज को एक्सप्लेन किया। वो लोग रेगिस्तान में कहीं तो घूम हो जाते हैं और फिर वो लोग को बहुत देर तक के पानी वानी मिलता नहीं है, तो सडनली वो लोग को रेगिस्तान में घर दिखता है, पानी दिखता है, नारियल का पेड़ दिखता है, भाग के जाते हैं, पानी में डुबकी मारते हैं, पानी पीते रहते हैं। बाद में रियलाइज होता है कि ये तो मट्टी है। देखिए डोरेमोन पे भी है ऐसा। देखिए ये कैसे हो रहा है, इस बात को देखो, यहाँ पर समझो मेरी बात। ये तो समझो हो रहा कैसे, हाँ सर देखो चाहिए लोग। तो मैं ये बोल रहा था, देखो होता क्या बच्चों कि पानी और पेड़ कहीं ना कहीं है आसपास, ये बात सही। अब होता क्या, मान लो कि ये पेड़ है, यहाँ पर क्या है, पेड़ है, तो सनलाइट जब इससे आकर टकराती है तो यहाँ पर मैंने बताया ना अलग अलग लेयर्स बन गई गर्मी की वजह से। तो जब लाइट अब इससे टकरा कर ये लाइट अपने आंख में आएगी, बट होता क्या जब लाइट टकरा कर आती तो मीडियम क्या हो रहा है, चेंज। तो लाइट अपने एंगल्स को भी क्या करती है, चेंज। लाइट अपने एंगल्स को भी क्या करती है, तो ये लाइट ऐसी बेंड होकर लाइट क्या होती है, बेंड होकर ऐसा। यहाँ पर आप खड़े भैया, आप इस लाइट को देख रहे हैं, बट हम लोग ने 9th में ये बात सीखी थी कि अपनी आंख लाइट को हमेशा स्ट्रेट दिखाती है, ऐसा दिखाती है। ये बात सही है कि लाइट बेंड होकर आई है, बट अपनी आंख तो उसको स्ट्रेट ही दिखाएगी। तो आपको ट्री यहाँ पे दिखता है नीचे, अरे हाँ देखिए लाइट इस कॉर्नर से टकरा के आपकी आंख में आ रही है ना, तो इसीलिए आपको वो कॉर्नर दिख रहा है। बट उसके पीछे वाला जो कॉर्नर है, पीछे वाले बच्चों को दिख रहा होगा, बट आगे वाले बच्चों को पीछे वाला कॉर्नर, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट चलती है। लाइट कैसे चलती है, बट अगर यहाँ रिफ्रैक्शन हो और वो लाइट बेंड होकर आए तो मुझे भी तो वो कॉर्नर दिखेगा ना। अरे मैंने आपको ये बात बताया था, हम लोग चीजों को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लाइट उससे टकरा कर अपने आंख में आ रही है ना। तो भैया अगर बैंड होकर आएगी तो मुझे भी वो कॉर्नर दिखेगा, बट वहां नहीं दिखेगा, नीचे कहीं दिखेगा। अरे मेरी आंख तो मेरे को स्ट्रेट दिखाएगी ना, तो वो कॉर्नर मुझे कहां दिखेगा, सिमिलरली इस पेड़ से भी लाइट बैंड होकर आई, आपको कहां दिख रहा है, नीचे। अब अपनी आंख क्या बोलती है कि भैया जमीन में नीचे पेड़ कैसे होगी, तो अपनी आंख क्या बनाती है, यहाँ पर पानी। अब बोलती है इस पानी में पेड़ का शेडो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। अरे समझा भी नहीं। हाँ ये बात सही है कि आसपास में कहीं पानी भी है और आसपास में कहीं पेड़ भी है, तभी तो बैंड होकर लाइट आई है ना। दिख रहा है मतलब लाइट कहीं ना कहीं से टकरा कर तो आई है, बट ये अलग बात है कि आपको जहां दिख रहा है वहां पर वो है नहीं। ये बात भी सही है कि अगर आपको मिराज दिख रहा है, इसका मतलब है कि आसपास में पेड़ और पानी है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मिराज कैसे दिखता है ये समझा, ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा है। इस पे एक वीडियो है मेरे पास, एक मिनट। यहाँ देखो, ये वीडियो में ना गाड़ी रोड पर चल रही है बच्चे लोग, और उस रोड पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पानी दिखेगा, बट गाड़ी जैसे जैसे आगे जाएगी ना वो पानी गायब हो जाएगा। इमेज फॉर्म तो हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है, बट वो पानी कहीं और है। वो बैंड होने की वजह से इमेज कहां पर दिख रही है, रोड पर। समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली रोड पे पानी है नहीं। देखो जरा यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पे ध्यान से देखो, रोड पे पानी दिख रहा है हल्का हल्का, आगे आगे देखो दिख रहा है,
अब गाड़ी जैसे जैसे आगे जाएगी देखो पानी गायब होता है। हाँ हाँ देख लो। दिखा? हाँ सर ट्रक भी। जैसे जैसे आगे जा रहा है देखो पानी गायब होते जा रहा है। पानी है नहीं, सही बात है। वो क्यों नहीं दिख रहा है पानी? मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी। भैया पानी कहीं आसपास में होगा, वहां से लाइट बैंड होकर आ रही है यहाँ पर, तो मुझे इमेज वहां दिख रही है, हालांकि वहां तो पानी नहीं। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे समझा कि नहीं भैया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते। एक चीज और, नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। आपको पता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चे लोग अपना दिन 4 मिनट बड़ा हो जाता है। सूरज निकलने से पहले ही हम लोग को दिखने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक हम लोग को सूरज दिखता है। ये कैसे? अब इसको भी समझ लो। भैया मान लेते कि ये अर्थ है और आप अर्थ के ऊपर यहां पर खड़े हैं, ठीक है? इस लाइन को हम लोग हॉराइजन बोलते हैं, मालूम होगा आपको। इस लाइन के नीचे अगर सूरज है तो आपको दिखेगा नहीं, और ऊपर है तो आपको सूरज दिखेगा। मतलब अगर इस लाइन के ऊपर सूरज है तो आपको दिखेगा, इस लाइन के नीचे होगा तो सूरज आपको दिखेगा। मान लेते कि सूरज यहां पर है, सही है? होता क्या है चलो, हम लोग को पता है कि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। अर्थ के पास क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है मतलब मीडियम चेंज होगा। अरे हाँ है ना भाई? लाइट पहले स्पेस में थी, वैक्यूम में थी, और वैक्यूम से जब एयर में आएगी तो अपने एंगल को चेंज करेगी ना। तो भैया देखो लाइट आई, यहाँ पर लाइट आई, बट बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर वो बैंड हो गई, मतलब लाइट आपकी आंख में एंटर हुई। अब ये लाइट अपने को कैसी दिखेगी? स्ट्रेट, हाँ है ना? तो आपको सूरज यहाँ कहीं दिखे? सूरज है कहाँ? नीचे दिख रहा का है? एडवांस सनराइज, निकलने से पहले ही सूरज आपको दिख रहा है। अच्छा, ये सूरज आपकी आंख में कुछ जलन पैदा करेगा? आपको तो इमेज दिख रही, सूरज है ही नहीं। अरे हाँ है ना? मैंने बोला था ना हम लोग की आंख जलती नहीं। सुबह सुबह एकदम जब सूरज जस्ट निकलने वाला है ना, आप देखो आपकी आंख कभी जलेगी नहीं। क्यों? एक्चुअली में सूरज है ही नहीं, आपको सूरज की इमेज दिख रही है। अरे हाँ है ना? ये कब होता है? 2 मिनट पहले। सूरज जब हॉराइजन से मतलब इतना नीचे होता है कि 2 मिनट पहले वो निकला नहीं है, बट फिर भी आपको दिखने लगता है। 2 मिनट पहले वो इतना नीचे कि उसकी लाइट बैंड होकर आपकी आंख में आती नहीं। सेम चीज डूबने के बाद भी होती है। सूरज डूब गया है, बट अगेन लाइट जब टकराएगी तो बाउंस बैक होकर रिफ्रैक्ट होगी और अपने आंख में जाएगी, तो अपना आंख उसको कहां दिखाएगा? यहाँ गई। अरे हाँ है ना भाई? डूब गया है फिर भी दिख रहा है। डूब गया है ना, मतलब आपको क्या दिख रही है? इमेज। इसीलिए डूबते टाइम भी आपकी आंख जलने वाली है। समझा कि नहीं? अच्छा एक बात समझो, सूरज यहाँ था, दिख रहा यहाँ है ना, तो ये एक्चुअल पोजीशन है क्या? इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एपरेंट पोजीशन। 2 मिनट दो सूरज नहीं दिख रहा है, बता रहा हूं मैं, समझा कि नहीं? 2 मिनट पहले ही सूरज निकल गया था, डूबने के 2 मिनट बाद तक के दिख रहा था। दिन कितना बड़ा हो गया? 4 मिनट बड़ा हुआ। एडवांस सनराइज, डिले सनसेट। समझा? हाँ है ना बच्चा? कितना देखो नेचर में कितना मस्त फिनोमिना है, हम लोग को पता ही नहीं था। क्लियर? अच्छा टाइम है बस खत्म हो गया। अगली बार डिस्कस करते हैं व्हाई स्टार ट्विंकल्स। कैसे? लाइट की वजह से